स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में हैं और आज हम फिर जानेंगे जो आयुर्वेद की जो भर्तियां आई हैं उससे रिलेटेड सिलेबस के कुछ टॉपिक को आज हम समझेंगे। आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती चल रही है और आयुर्वेद स्टाफ नर्स की भी भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश से। इनके भर्ती के पाठ्यक्रम जो है हमारे द्वारा बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पे आप क्लासेस देखते होंगे, इसे भी डिटेल क्लास और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस जो है आप सभी को आयुर्भास्कर ऐप पे दी जा रही हैं और विस्तृत क्लासेस दी जा रही हैं। तो उसी क्रम में आज हम इस क्लास में आयुर्वेद परिचय के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका आयुर्वेद के उपांग। अब जब अंग की बात करेंगे तो अंग एक शरीर का हिस्सा हो गया। किसी वस्तु विशेष से अगर बात करेंगे, किसी वस्तु विशेष के अंग की बात करेंगे तो उसका प्रमुख जो है भाग है उसे अंग कहते हैं। लेकिन जब उपांग की बात करेंगे तो अंग के अतिरिक्त जो पार्ट है उसको उपांग के अंतर्गत समझा जाएगा। तो आयुर्वेद के अगर उपांग की बात करेंगे तो कुछ ऐसे भाग हैं आयुर्वेद के जिन पे हमारी नज़र कम जाती है लेकिन परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो हमें यह नहीं समझ में आता है कि हमने तो पढ़ा नहीं, प्रश्न आ कहाँ से गए और उत्तर कैसे दें। ठीक है, तो इस टॉपिक को उस तरीके से हम समझेंगे ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न बन भी जाए तो उसको हम शानदार तरीके से निपटा दें। देखते हैं, तो आयुर्वेद के अगर उपांग की बात करेंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको जो आयुर्वेद के अष्टांग है, आयुर्वेद के अष्टांग जिसमें आयुर्वेद के 8 चीज़ों का वर्णन किया गया है, 8 अंगों का वर्णन किया गया है। और आयुर्वेद के जो अष्टांग हैं उनके प्रजाता जो हैं भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। मनुष्यों की आयु कम जान करके उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद को 8 तंत्रों में विभाजित किया। उसे ही प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में, प्राचीन संहिताओं में अष्टांग नाम दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब इसके क्रम में बदलाव हुआ तो वर्तमान में आयुर्वेद के जो अष्टांग हैं उन्हें ही आयुर्वेद के उपांग के अंतर्गत जो अविशिष्ट जो चीज़ें थीं, जो विशिष्ट नहीं थीं, जो डिटेल में नहीं थी, जो समझ से परे थीं, उनमें सुधार किया गया और आयुर्वेद के उपांगों को समझाने का प्रयास किया गया। बहुत से आचार्यों ने, बहुत से वैद्यों ने, अब इस समय आयुष के जो बहुत सारे वैद्य हैं उन्होंने इस पे काम किया और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। देखते हैं कैसे। हमने क्या बताया आपको, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेद शास्त्र के प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार समस्त आयुर्वेद अष्टांग माना गया। अगर प्राचीन आयुर्वेद का वर्गीकरण अगर हम समझें तो इसके अनुसार समस्त आयुर्वेद अष्टांग माना गया, मतलब कि पूरा आयुर्वेद जो है वह अष्टांग है। पहले ही हमने बता दिया कि आयुर्वेद के 8 तंत्र को ब्रह्मा ने निर्माण किया, मनुष्य हित में 8 भागों में बांटा, उसे तंत्र कहा गया। आगे अगर हम देखें तो हमारे द्वारा मेंशन किया गया है कि नवीन वर्गीकरण के अनुसार अवशिष्ट अंगों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। हमने पहले ही बता दिया कि आयुर्वेद के उपांग के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो जो अविशिष्ट अंग हैं उनका संक्षिप्त परिचय जो है अलग अलग तरीकों से दिया गया है। अगर क्रमवार देखा जाए तो वह अविशिष्ट अंग जो है इस हिसाब से आते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर अविशिष्ट अंगों की बात करेंगे तो वह जो है इस प्रकार आते हैं। देखिए, तो अगर इसे देखा जाए तो जो अविशिष्ट अंग है उसमें सबसे पहला जो अंग है वह है मौलिक सिद्धांत एवं संहिता। मौलिक सिद्धांत एवं संहिता। तो जो अविशिष्ट अंग हैं उन्हें भी 8 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन यह जो अंग हैं कौन से हैं, वर्तमान अंग बोल सकते हैं, इन्हें नवीन अंग बोल सकते हैं। ठीक है, नवीन बोल सकते हैं, वर्तमान अंग बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो है मौलिक सिद्धांत एवं संहिता, यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें आयुर्वेद के जो मौलिक चीज़ें हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, मौलिक जो बातें हैं उनका समावेश जो है किया गया है। और संहिता की बात करेंगे तो जितनी संहिताएं जो हैं आचार्यों द्वारा रचित हैं, वर्णित हैं,
उनका समावेश इसमें किया गया है। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा देखा जाए तो है रचना शारीर। तीसरा जो है क्रिया शारीर। रचना शरीर की बात करेंगे तो शरीर की जो भौतिक रचना है, किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, शरीर कैसे बना है, तो ये सारी चीज़ें जो है रचना शारीर में आती हैं। और शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनके कार्य कैसे होते हैं वह क्रिया शारीर में आता है। ठीक है, फिर है द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण किस हिसाब से, क्षेत्रवत औषधि के हिसाब से कैसे काम करता है। आपको पहले से ही पता होगा कि द्रव्य जो है आयुर्वेद में पदार्थ, औषध पदार्थ को कहा गया है जिनसे औषधियाँ निर्मित की जाती हैं, निर्माण की जाती हैं, बनाई जाती हैं, प्रयोग में ली जाती हैं। तो जो औषधि प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें ही द्रव्य कहा गया है। ठीक है, उसके बाद से आता है रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना। तो रस शास्त्र और भैषज्य कल्पना में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे पार्थिव तत्व। पार्थिव तत्व किसे बोलेंगे, ऐसे पार्थिव तत्व। पार्थिव क्या है, जो पृथ्वी के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, पृथ्वी के भीतर, उसे ही हम कहते हैं पार्थिव। या जो चीज़ें पृथ्वी से प्राप्त की जाती हैं उन्हें कहा जाता है पार्थिव। तो रस शास्त्र के अंतर्गत अधिकांशतः पार्थिव जो द्रव्य हैं उनकी जो है औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको जानना है तो बहुत सारे जांगम जो पदार्थ हैं उनका भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, लेकिन रस शास्त्र में अधिकांशतः जो है पार्थिव चीज़ों की जो प्रयोग है उन्हें किया जाता है। पूरा रस शास्त्र जो है रस, उपरस, महारस, साधारण रस पे आधारित है। उनका शोधन, मारण, जारण, मूर्छना, ठीक है, औषध निर्माण, भस्म निर्माण, ये सारी चीज़ें जो है रस शास्त्र में हैं। और अगर हम भैषज्य कल्पना की बात करें, हम बस एक परिचय आपको बता रहे हैं, आगे हम दिखाएंगे कि वर्तमान में इनके उपांगों में, आयुर्वेद के जो उपांग हैं, इनकी आवश्यकता क्यों ही, बदलाव क्यों हुए। अगर भैषज्य कल्पना की बात करेंगे तो किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा होगा भैषज्य कल्पना है क्या, तो उनके समझने के लिए हम बता दें, आसानी से आप समझ सकते हो कि भैषज जो है वो किसको कहा जा रहा है, द्रव्य को ही कहा जा रहा है जिससे औषधि निर्माण की जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भैषज कहते हैं, जिनसे औषधियों का निर्माण होता है। औषध निर्माण को ही हम क्या कह रहे हैं, भैषज कह रहे हैं। ठीक है, भैषज कल्पना कहा जा रहा है। अगर हम बोलें भैषज, तो भैषज किसे कह रहे हैं, भैषज कहिए या भेषज कहिए, दोनों का मतलब ही हो गया द्रव्य या औषध। भेषज का मतलब हो गया क्या, द्रव्य या औषध। ठीक है, तो जब भैषज्य निर्माण की बात करेंगे, भैषज्य कल्पना की बात करेंगे तो हो जाएगा औषधि निर्माण करना। ठीक है, तो औषधि निर्माण भैषज्य कल्पना के अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है रोग विज्ञान, जिसमें चिकित्सा और रोगों के बारे में पढ़ा जाता है, बताया जाता है। ठीक है, ये सब वर्तमान पे आधारित हैं। जैसे प्राचीन में अष्टांग बताया जाता है, तो अष्टांग, अगर प्राचीन में अष्टांग को जानते हैं तो वर्तमान में हमें ये जो उपांग हैं उन्हें जानना अनिवार्य है। ठीक है, अब जो अगला है वो सम्मिलित किया गया है स्वास्थ्यवृत्त उपांगों में। जो नेक्स्ट है, अगला है, वो है स्वास्थ्यवृत्त। तो मानव की आयु बढ़े उसके लिए आचार्यों ने जो चीज़ें बताई हैं, दिनचर्या बताया है, उनका पालन बताया है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्वास्थ्यवृत्त में। अंतिम जो है उपांग वह है स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र। तो जिसमें स्त्रियों से संबंधित पूरी बीमारियां, जो गर्भधारण के समय से लेकर के प्रसव तक जो दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी बीमारियां जो है स्त्री रोग के अंतर्गत, या अन्य युवतियां जिनको बीमारी हो रही हैं वो सब स्त्री रोग के अंतर्गत। और बाकी प्रसूति तंत्र तो गर्भधारण करना, गर्भाशय से संबंधित चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है प्रसूति तंत्र के अंतर्गत होंगी।
ठीक है, तो ये हुई बात आपके जो उपांग हैं उनकी। अगला अगर हम देखें तो अगला है जो अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग लोगों ने इसके विकास क्रम में जो योगदान दिया उसको भी हम देख लेते हैं। तो उपांगों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो नोटेबल हैं, जिनको आपको लिख करके रखना है, उनको हम बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या इस टॉपिक से कंप्लीट करना है, लिखना है, जो आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज़ क्या है? भारत सर्वप्रथम आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। भारत में सर्वप्रथम आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र नगर जामनगर गुजरात में मौलिक सिद्धांत विभाग सृजन हुआ। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि भारत में सर्वप्रथम आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है वह जामनगर गुजरात में मौलिक सिद्धांत विभाग सृजन हुआ। तो आपने अभी पढ़ा जो पहला क्षेत्र था मौलिक सिद्धांत और संहिता का, उसी के हिसाब से आपको बताया गया कि भारत में सबसे पहले स्नातकोत्तर आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र जामनगर गुजरात में मौलिक सिद्धांत विभाग का सृजन हुआ। जो पहला विभाग आपने पढ़ा उसका सृजन जामनगर गुजरात में सबसे पहले भारत में हुआ, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में वैद्य बनवारी लाल गौड़ इस विभाग के अध्यक्ष हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कौन है? बनवारी लाल गौड़। आप लिखिएगा बनवारी लाल गौड़। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में वैद्य बनवारी लाल गौड़ इस विभाग के अध्यक्ष हैं। किस विभाग के? मौलिक सिद्धांत विभाग के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के जयपुर में वैद्य बनवारी लाल गौड़। ठीक है। उसी तरह से अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमें याद रखना है वह है आयुर्वेद के उपजीव्य। अब यह जो कथन है किससे आ रहा है? जो शारीर है उससे, ठीक है, रचना शारीर से। किससे आ रहा है? रचना शारीर। रचना शारीर से यह जो है सम्मिलित किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है आयुर्वेद के उपजीव्य अथर्ववेद में शिरा, धमनी, केश, अस्थि, मज्जा, जिह्वा, पृष्ठ, लोम और त्वचा, ठीक है, आदि का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि तत्कालीन ऋषियों को शारीर का ज्ञान था। तो जो रचना शारीर है उसके बारे में आपको यह बताना है कि प्राचीन काल में भी शारीर के बारे में ऋषियों को ज्ञान था। शिरा की अगर बात करेंगे तो शिराएं आपको पता ही है, जिससे रक्त प्रवाह शरीर में होता है उसे शिरा। धमनियाँ ये भी आपको पता है, ये वाहिकाएं हैं, शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में हिस्सा लेती हैं। केस किसे बोला जा रहा है? बाल को। आयुर्वेद के जो संस्कृत शब्द हैं उन्हें जब समझ जाएंगे तो आधा काम आपका आसान हो गया, नहीं समझेंगे तो मुश्किल है। अस्थि हड्डी को कहेंगे, ठीक है। मज्जा पता ही है, बोन मैरो वर्तमान में कहा जाता है। मज्जा हड्डियों के बीच में है। जिह्वा जीभ को, पृष्ठ पीठ को, लोम रोएं को, रोएं जो होते हैं शरीर के उनको, और त्वचा आपको पहले से ही पता है। तो इन सब का उल्लेख रचना शारीर में प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। एक बार आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें, हमारी क्लासेस जो हैं रेगुलर आयुर्भास्कर ऐप पे चल रही हैं। पूरी जो डिटेल क्लास है, एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको ऐसा दिया जाएगा कि पूरा जो टॉपिक है दिमाग में छप जाएगा। तो अभी तक आप अगर क्लासेस नहीं लिए हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप डाउनलोड कीजिए, या गूगल में आयुर्भास्कर सर्च करके डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट से भी कोर्सेज जो हैं परचेज कर सकते हो।
कोर्स परचेज करने की जानकारी आपको डायरेक्टली कई बार बताया गया है, लेकिन इस समय जो परचेज करने की जो प्रोसेस है थोड़ी सी चेंज हुई है, उसे हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं जो इस प्रकार है। देखा जाए, अब शारीर की बात करते हैं, शारीर शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको पहले ही बता दें, यदि शारीर की बात की जाएगी तो शारीर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो प्राचीन समय में हमने पहले ही बताया कि शारीर शास्त्र के जो ग्रंथ हैं वह बहुत सारे थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो प्रमुख ग्रंथ हैं, कुछ मुख्य हैं, उसमें से आपको यहाँ पे नोट करके बताया जा रहा है। ये हैं लेखक और ये हैं ग्रंथ। ठीक है, मानव शरीर रचना विज्ञान के वर्तमान में जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो है डॉक्टर मुकुंद स्वरूप वर्मा। ठीक है, जो प्रसिद्ध हैं उनकी बात की जा रही है। प्रत्यक्ष शारीर एक ग्रंथ है, उसके रचनाकार हैं गणनाथ सेन। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। और तीसरा है आयुर्वेद शारीर, उसके जो रचनाकार हैं वैद्य गणेश विश्वनाथ पुरोहित, यह रचनाकार है। तो आपको पहले ही बता दूं कि जो रचना शारीर है उसका उल्लेख आयुर्वेद के अंतर्गत मिलता है। बाकी क्रिया विज्ञान का जो उल्लेख है यत्र तत्र कहीं कहीं देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें अगर देखी जाएं जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें कुछ चीज़ें सामने निकल करके आती हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह निकल के आती है कि जो रचना शारीर, इससे अगर प्रश्न बने तो आप जवाब किस हिसाब से दोगे। जैसे इनकी प्राचीन संहिताओं की बात करें रचना शारीर की, तो है चरक संहिता। क्या है? चरक संहिता। और फिर है सुश्रुत संहिता। और फिर है अष्टांग हृदय। फिर क्या है? अष्टांग हृदय। अब अष्टांग हृदय भी आप ले सकते हो, अष्टांग संग्रह भी ले सकते हो। इन सब में शरीर स्थान पर इसका उल्लेख है, शरीर स्थान पर। ठीक है, सभी जगह पे शरीर स्थान जो है इन संहिताओं में, वहाँ पर उल्लेख मिलता है रचना शारीर का। ठीक है, दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आपको यह समझना है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं इस हिसाब से हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या बताया गया? अष्टांग हृदय आपको पहले से भी पता होगा ना। चरक संहिता जब नाम आए तो चरक का नाम याद रखिएगा, सुश्रुत संहिता सुश्रुत का नाम याद रखेंगे, अष्टांग हृदय जब नाम आए तो किसका नाम याद रखेंगे? बागभट्ट का। तो ये प्राचीन रचनाकार हैं जिन्होंने रचना शारीर के बारे में कहा है, बताया है। लेकिन अगर क्रमशः अगर देखा जाए तो जैसे हमने आपको बताया कि शारीर शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, मानव शरीर रचना विज्ञान, ये वर्तमान के जो रचनाकार हैं उन्होंने अपने तरीके से इसमें बातें कही हैं, बाकी प्राचीन में अलग तरीके से कही गई बातें हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो पहले ही हमने बता दिया ना कि जो रचना शारीर है उसकी बातें हम करेंगे, बाकी क्रिया विज्ञान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया विज्ञान का उल्लेख यत्र तत्र संहिताओं में मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। कोई प्रमुख जो ग्रंथ है वह उसका साक्ष्य नहीं देती है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। द्रव्य गुण की बात करते हैं तो आपको बता दें, अगर इस हिसाब से बताया जाए तो दिमाग में आप क्या रखोगे कि जो द्रव्य गुण शास्त्र है, जो द्रव्य गुण शास्त्र है, एक मिनट देख लिया जाए। हाँ, जो द्रव्य गुण शास्त्र है वह द्रव्यों पे आधारित है, औषधि पौधों पे आधारित है, इन चीज़ों पे आधारित है। तो यहाँ पे यदि
यहाँ पे यदि देखा जाए तो द्रव्य गुण ग्रंथ दिया है, तो द्रव्य गुण ग्रंथों का उल्लेख जो है प्राचीन आयुर्वेद संहिताओं में भी मिलेगा। तो जो द्रव्य गुण ग्रंथ के जानकार होते थे प्राचीन काल में, उन्हें निघंटु कहा जाता था। निघंटु क्या कहा जाता था? निघंटु या निघंटु राज भी कहते थे, जो द्रव्य गुण के बारे में जानकारी रखते थे, औषधियों के बारे में जानकारी रखते थे, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते थे, तो उन्हें निघंटु कहा जाता था। तो वह प्राचीन काल की बात हुई, ठीक है। अगर वर्तमान में देखें तो निघंटु शेष एक रचना है, और इसकी रचना जो है प्राचीन की अगर बात करेंगे तो इसकी रचना 12वीं शती में हुई। 12वीं शती कहिए या 12वीं शताब्दी कह सकते हैं, इस काल में इसकी रचना हुई, ठीक है। उसी तरह से अगर द्रव्यगुण संग्रह की बात करें, द्रव्यगुण संग्रह की, तो इसकी रचना हुई है लगभग 11वीं शती में। किनके द्वारा? आचार्य चक्रपाणि दत्त के द्वारा। चक्रपाणि दत्त के द्वारा इसकी रचना हुई। उसी तरह से देखा जाए तो द्रव्यगुण मंजूषा एक और ग्रंथ आता है, द्रव्यगुण मंजूषा, जिसके रचनाकार हैं शिवदत्त शुक्ल, ठीक है। तो निघंटु शेष बोला गया, तो यह तो निघंटु शेष कहने का मतलब ये है कि जो निघंटु प्राचीन में जिनकी रचना की गई उन्हें निघंटु कहा गया। द्रव्यगुण के जो सहायक ग्रंथ हैं उन्हें निघंटु कहा गया। तो जो बचे हुए निघंटु शेष हैं उनकी रचना काल बताया जा रहा है कि 12वीं शती में है। बाकी यह 2 ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये हुई बात जो आयुर्वेद के उपांग हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया। एक एक करके अगर हम देखें तो शुरू में हमने आपको क्या बताया कि जो उपांग के अंतर्गत जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह यह है कि आयुर्वेद के जो भी अंग हैं वह प्राचीन काल के ग्रंथों पर आधारित है, लेकिन उपांगों में परिवर्तन किया गया। वैद्य जानकारों के हिसाब से जो चीज़ें बदली उनको यहाँ पे हमने सम्मिलित किया। हमें यहाँ पर जानने को क्या मिला? मौलिक सिद्धांत एवं संहिता। मौलिक सिद्धांत इसके अंतर्गत ही जो वर्तमान आयुर्वेद की जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत ही कार्य करेंगी। संहिताएं जो हैं जो उनको सम्मिलित किया गया है, लेकिन संहिताओं में जिन्हें जाना गया है, जिन्हें रिफरेंस किया गया, जिन्हें समझाया गया, वो यहाँ पे बस रखे गए हैं। रचना शारीर की बात हमने की, वर्तमान में किस हिसाब से क्रिया शारीर को हमने समझाया कि प्राचीन में इसका ज़्यादातर उल्लेख नहीं मिलता है। द्रव्यगुण को बताया गया, इनके सहायक ग्रंथों के बारे में बताया गया। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो हमने आपको रस शास्त्र में भेषज कल्पना को अभी वर्तमान में इनके रचनाकार के बारे में नहीं बताया है। तो ये चीज़ें हम अगली जो क्लास आएगी यूट्यूब पे उसमें कवर करेंगे। ये हम पहली क्लास आपको दे रहे हैं जो आयुर्वेद के उपांगों पे आधारित है। अगली क्लास आएगी आपकी आयुर्वेद के उपांग की जो दूसरी क्लास होगी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात किया जाएगा, उसको कवर किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अभी भी हमारे ऐप पे सीटें खाली हैं। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके उसमें अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। हमने बताया कि पेमेंट का मेथड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले बाई नाउ करके डायरेक्ट वहाँ से पेमेंट आप कर लेते थे, लेकिन अब बाई नाउ करके आप आई एम इंटरेस्टेड जब शो करेगा, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप जिस नंबर से आप लॉगिन किए होगे उस पर टेक्स्ट मैसेज जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट जो है लिंक टच करके पेमेंट कर सकते हो, कोर्स आपको मिल जाएगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी चैनल पे नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ऐप पे जो क्लासेस दी जाती हैं वह फुल्ली आपके एक्सप्लेनेशन, जो भी टॉपिक है उनके एक्सप्लेनेशन पे आधारित होती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आपको यहाँ पे एक ही जगह पे टेस्ट मिल जाता है, डाउट सेशन मिल जाता है, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। और हमारी क्लासेस जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी की होती हैं। आपके फ़ोन से कहीं क्लास नहीं जाने वाली है। आप वहाँ पे चाहें तो एक ही क्लास को 100 बार देखिए, 10 बार देखिए, कितनी बार देखिए, टेस्ट जितने बार मन करे उतने बार देखिए। स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं आपको उसी फीस में दी जाती है जितनी ऐप पे आपको दिखाई जा रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और क्लासेस सीमित समय के लिए हैं, जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। सीटें फुल हो जाएंगी तो फिर दिक्कत होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।